Hello students, welcome to my YouTube channel नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज जॉन सक्सेना। सो बच्चों, सबको पता है कि हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करवा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं आने वाले IIT JEE या फिर नीट के एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम उसी के आज एक नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग कुछ ऐसे और नए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बूस्टअप हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HMH बॉन्ड एंगल इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली क्या, हमारा जो ग्रुप 15 जो हुआ करता है ये उसके सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, अगर मान लिया हम इसमें किसी को भी एक को पिकअप कर लेते हैं, देखिए तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बनेगा जाकर के, आप जैसा कि जानते हैं कि ये नाइट्रोजन होता है, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर उसके नीचे जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन्स अटैच होते जा करके। तो यहाँ पर कह रहा है कि N की जगह पे आप कोई भी उस ग्रुप 15 का मेटल सपोज कर लीजिए। तो ये जो हाइड्रोजन मेटल और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल जो है उसका ऑर्डर क्या होगा जा करके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है फिर यहाँ पे जो दिया गया है उसमें क्या ऑर्डर बनेगा जा करके। ठीक है, तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक ग्रुप के हाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा जा करके, लेकिन जो उनका बॉन्ड एंगल जो बनता जा करके उसमें वेरिएशन आता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको उसका एग्जाम्पल समझाते जा करके। देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से उनका ऑर्डर होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उनका ये ऑर्डर होता जा करके। और ये ऑर्डर किस प्रकार से कि जब नीचे बढ़ते हैं तो क्या आता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि इनका न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि डिक्रीज करता है इसलिए साइज इंक्रीज कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से उतना लूजली बाउंड रहने लगेंगे। समझ में आ रही बात आपको है? तो देखिए हम लोग लोन पेयर जो बात करते हैं वो होते कहाँ पर है, वैलेंस शेल में तो होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया हम पहले इन्हीं दो को मान लिया कंपेयर कर लेते हैं। ये हमने नाइट्रोजन को तो बना दिया है। अब अगर मान लिया हम इसी में PS3 को बनाना चाहते हैं, ये फास्फोरस और ये 3 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, देखिए अगर मान लिया हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस रहा और उसका वैलेंस शेल क्या होगा, सपोज कर ली यहाँ पर न्यूक्लियस के इतना करीब में है और वहीं हम नीचे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब फास्फोरस का साइज होता है वो नाइट्रोजन थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी इसका ये न्यूक्लियस है और इसका क्या होगा, थोड़ा सा वैलेंस शेल जो है वो दूर होगा जा करके। समझ में आ रही है आपको बात है? इसका मतलब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंपेरिजन में, इसमें जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो होंगे उन पे न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, इसी वजह से वो जो होंगे थोड़ा सा टाइटली बॉन्डेड होंगे। समझ में आ रही है आपको बात है? इसका मतलब उनके पास एनर्जी कम होगी जा करके। लेकिन वही अगर मान लिया फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में जो है वो थोड़ा लूजली बाउंडेड होंगे। इसका मतलब वो थोड़ा सा उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी जा करके। समझ में आ रही बात है? और हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्यों होता जा करके, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती जा करके। समझ में आ रही बात है? अब जिसके पास एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना उसमें रिपल्शन क्रिएट करेगा जा करके, है ना। तो एक देखिए हम जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सबसे जो लोन वैलेंस शेल का साइज होगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसकी वजह से लोन पेयर्स क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन जैसे नीचे नीचे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब क्या है, हम जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे जो लोन पेयर्स जो है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा और इसी वजह से वो ज्यादा रिपल्शन कॉज कर पाएगा। समझ में आ गई आपको इतनी बात है? तो देखिए हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखिए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लिया हम नाइट्रोजन यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये अगर मान लिया NH3 है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन, तो मान लिया इसके लोन पेयर का साइज इतना छोटा है। वहीं अगर मान लिया हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं उसका ऐसे थोड़ा सा और बड़ा होगा। वहीं आर्सेनिक की बात करेंगे वो थोड़ा सा और बड़ा होगा। कहने का मतलब हम जैसे जैसे नीचे पड़ेंगे लोन पेयर का साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी वजह से वो ज्यादा ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा और रिपल्शन कॉज करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में पास में आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि जितना बड़ा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा बड़ा क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन लगेगा जाकर के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और उतना ही कम क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? तो इसका मतलब सिंपली हम एक रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं कि साइज ऑफ लोन पेयर जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड एंगल के।
समझ में आ गई आपको बात है। जिसका जितना बड़ा लोन पेयर का साइज होगा, जिसका जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, वो उतना ही उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। इसका मतलब जैसे ऐसे डाउन द ग्राफ ग्रुप 15 नीचे नीचे मूव करेंगे जाकर के, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। तो इसमें सबसे जो हमारा नॉर्मल ऑर्डर क्या लगेगा करके कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, अमोनिया का, यानी कि ये अमोनिया, फिर PH3 और लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा आर्सेनिक या फिर एंटीमनी आएगा, फिर बिस्मथ आएगा जा करके। ठीक है, तो हमको बस देख लेना कि हमको उसमें देख लेना है कि हमारा कौन सा ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली ठीक बैठ रहा है करके। समझ में आ रही है आपको बात। तो देखिए हमारा पहला ही ऑर्डर ठीक हो रहा है, इसमें वहां पर आर्सेनिक की बात नहीं की गई है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा हमारा ऑर्डर हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि इसमें क्या बिस्मथ जो है एंटीमनी से पहले रखा गया है, तो ये तो ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ H2Cl2 इज एनालॉगस टू, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल गिवन जो हमारा H2Cl2 है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो इन चारों में से किससे सिमिलर होगी। अब देखिए बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ही काउंट कर लेते हैं, देखिए कितने एटम्स हैं, 2 सल्फर से आ रहे हैं और 2 किससे आ रहे हैं, क्लोरीन से आ रहे हैं। इसका हमारा टोटल एटम्स कितने यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। समझ में आ रही है आपको बात है। देखिए अच्छा अगर मान लीजिए इन चारों में से कंपेयर करते हैं, 4 एटम्स किसमें मिलेंगे जाकर के, बस एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, डी है। समझ में आ रही है आपको बात है। और आप जानते हैं कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको ध्यान भी होगा कि ये ऑक्सीजन इस प्रकार से अटैच होते हैं और इनसे एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। और सिमिलरली जो होता है मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि सल्फर से सल्फर का एक लिंकेज होता है और बाकी एक क्लोरीन यहाँ पर और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर। देखिए ये जो आपस में स्ट्रक्चर्स होते हैं यही एनालॉगस होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको मतलब नहीं ये वाला इसलिए पिकअप किया था क्योंकि आपको समझ में आया पर एनालॉगस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय आप इसको छोड़ देते कई बार है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा अगर मान लिया आता है इस प्रकार कोई क्वेश्चन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए हम पॉइंट ऑफ व्यू उसका देखते हैं आने वाले एग्जाम के उससे, तो देखिए इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते जा करके, और उन्हीं में से एक चुनिंदा क्वेश्चन में से एक ही है कि आउट ऑफ द 2 कंपाउंड शोन बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब कह रहा है कि हमारे सामने ये 2 कंपाउंड जो गिवन है इसमें ए और बी, इन दोनों में से अगर मान लीजिए इनको कंपेयर किया जाता है तो जो बी वाला जो है उसका वेपर प्रेशर जो है वो किस प्रकार से हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो ए से ज्यादा होगा, कम होगा, या ए के बराबर ही होगा, या फिर वो वेसल पे डिपेंड करेगा या करके जिसमें दोनों कंपाउंड्स प्लेस किए जा रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात है। देखिए अब इसमें आप पहली बार समझ लीजिए कि इसमें जो ए कंपाउंड जो है हमारा कौन सा है, वो है पैरा नाइट्रोफिनॉल। कौन सा कंपाउंड है ये, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और जो बी वाला कंपाउंड जो है वो कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है आपको पता है कि वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है इंटरमोलिकुलर और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर। अब देखिए ये आपको पता भी होगा कि इसमें ये जो 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कब प्लेस होती है जाकर के। अब देखिए हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, इंटरनेशनल, यानी कि अगर मान लीजिए हम 2 नेशन को आपस में किसी तरह रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहां पर वर्ड यूज किया हमने क्या, इंटरनेशनल। सिमिलरली अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो टाइप जो किसी एक कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, मतलब कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है करके, उसे बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मान लीजिए एक ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल के अंदर ही, मतलब एक मॉलिक्यूल अपने आप से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो वहां पर बोली जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन के उसमें देखते जा करके, तो देखिए यहाँ हमारे पास पहला वाला कंपाउंड जो बना हुआ है ये पैरानाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पर OH ग्रुप है, नीचे NO2 है। अब अगर मान लीजिए इसमें सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऐसा ही देखिए ये इस पे OH लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, NO2 है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर इनमें इंटरमोलिकुलर तो फॉर्म भी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए ये OH और NO2 में कितना बड़ा डिफरेंस है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच में। देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ में मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, काफी डिस्टेंस से पड़ रहा है, इसको काफी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म होगी जाकर के। कौन सी होगी यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। समझ में आ रही है आपको बात है। मतलब इसमें यह है कि इसमें हर मॉलिक्यूल जो है वो अपने आसपास वाले
वाले मॉलिक्यूल के साथ में क्या फॉर्म कर लेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन फॉर्म कर लेगा। इसका मतलब वो क्या होगा, उनसे अट्रैक्टेड रहेगा, उनसे जुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात है। लेकिन अगर मान लिया हम इसमें इस वाले की बात कर लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप है और ये NO2 है। अब देखिए इसमें क्या, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना कम डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, ये तो अपने अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेगा। समझ में आ रही है आपको बात है। इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म पाई जाएगी, उसमें इंट्रामोलिकुलर। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए अगर मान लिया ये अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले रहा है, तो इसे पास वालों से क्या करेगा जा करके, ठीक है। तो ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं रहेगा, मतलब इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं रहेगा एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रही है आपको बात है। और आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर कॉज्ड बाय द वेपर्स। अब देखिए जब तक कोई लिक्विड जितना वोलेटाइल होगा, जितना वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना वेपर प्रेशर कॉज करेगा जा करके। और वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो वीक लग रहा होगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए इसमें इस वाले की बात कर ले, मैंने आपको बताया कि ये तो अपने आप से सिर्फ अटैच हो रहा है, अपने आप से इसके अंदर फोर्स लग रहा है करके। इसका मतलब ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से अटैच नहीं रहेगा, उनसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा रहेगा, वीक रहेगा। इसका मतलब ये इस वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। समझ में आ रही है आपको बात है। और ये वाला क्या, ये तो अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से भी कनेक्टेड रहेगा, उनसे भी इसमें फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये लेस वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। समझ में आ रही है आपको बात। अब देखिए अगर ये वोलेटाइल ज्यादा है, इसका मतलब ये वेपर में कन्वर्ट ज्यादा होगा, और कन्वर्ट ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, इसका वेपर प्रेशर भी ए वाले से ज्यादा होगा। तो अगर मान लिया इसमें आंसर की बात कर ले तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है कि इसमें बी वाले का जो वेपर प्रेशर जो है वो ए वाले से क्या होगा, हाइयर होगा। समझ में आ रही है आपको ये बात है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वोलेटिलिटी पे क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, या फिर इस प्रकार से वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आता है, तो वो किस पे बेस्ड होगा जाकर के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। समझ में आ गई आपको बात है, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज, मतलब हमारे सामने जो जितने सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है इन सब में डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा जाकर के। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए हम पहले इसमें से देख लेते हैं कि चारों हमारे पास एलिमेंट इसमें कौन कौन से गिवन, चारों हमारे पास कंपाउंड कौन कौन से गिवन है। पहला कंपाउंड अगर मान लिया पहले ऑप्शन से चूज करते हैं, कौन कौन से लिखे हैं, CH4 NF3 NH3 एंड H2O। समझ में आ रही है आपको बात है। अगर मान लीजिए देखिए हम इसमें मीथेन को ड्रॉ करते हैं, अगर क्या आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH और यहाँ पर भी H होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें चेक करते हैं डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा जाकर के, तो आपको पता है कि मीथेन में क्या डायपोल मोमेंट का ऑर्डर कैसा आएगा, 0 आएगा जाकर के। क्यों, क्योंकि इसमें पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना हाई ऑर्डर होगा नहीं जाकर के। और अगर मान लीजिए इसमें C और H पॉइंट को आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, कार्बन कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू H। तो देखिए इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, कुल मिलाकर के कैसा हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर लेगा जाकर के। इसी वजह से इसके अंदर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। इसका मतलब ये हमको ये तो पता लग गया कि इसमें जिसमें भी मीथेन में सबसे कम डायपोल मोमेंट दिया होगा, बस हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली कौन सा हो जाएगा, वही वाला हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात की नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा अगर मान लिया इसमें NF3 को बनाते जा करके, तो ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक लोन पेयर, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन नाइट्रोजन कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर के लिए इसका डायपोल मोमेंट, इसका इधर के लिए, इसका इधर के लिए, यानी कि नेट डायपोल मोमेंट किधर के लिए हो जाएगा, इधर के लिए। लेकिन लोन पेयर किधर के लिए खींचता है, अपनी तरफ के लिए खींचेगा। इसका मतलब लोन पेयर ऊपर के लिए और नीचे के लिए, इसका मतलब इसका थोड़ा क्या हो जाएगा, इसका लेस इफेक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर मान लिया हम इसमें अमोनिया की बात कर लेते हैं, तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन क्या, हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब वो अपने तरफ के लिए खींचेगा जाकर के। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कैसा होगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में, और लोन पेयर का भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हम अमोनिया और NF3 कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इससे। समझ में आ रही है आपको बात है, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें कौन सा ऑर्डर बन रहा है करके, सिर्फ हमारा पहला ऑर्डर ही मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए। सबसे कम किसका, मीथेन का, फिर NF3 का, उससे ज्यादा NH3 का, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, H2O का, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच इज नॉन कंडक्टिंग। मतलब कहने का ये है कि इन चारों में से अगर मान लीजिए चारों को अगर अलग अलग वाटर में डिसॉल्व किया जाता है करके है तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा जो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। और हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है वो किसके वजह से कनेक्ट होता है करके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वही करंट को कंडक्ट करते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं फिर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मान लिए हम इन चारों में से ये पता कर लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा जो है वो एक प्योर आयनिक कंपाउंड नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। तो देखिए हम वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला ऑप्शन लिखा हुआ ग्रीन विट्रियोल। अब देखिए ये नाम जो है इसमें एक ओरिजिनल नेम नहीं दिया है किसी के भी है कि यहाँ पर कि ये हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड ये है कि ये MgSO4 है या फिर ये कॉपर सल्फेट है, कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है। क्या दिया गया इसमें कॉमन नेम दिए गए, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है। अब देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन कौन सा, ग्रीन विट्रियोल। अब देखिए आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि इसमें ग्रीन विट्रियोल कौन सा कंपाउंड होता है या फिर ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है। ठीक है, देखिए ब्लू विट्रियोल अगर मान लीजिए बोला जाता है तो वो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और आपने देखिए आपने छोटे क्लास में पढ़ी भी होगी रिएक्शन हुआ करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल को ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और एक जो कंपाउंड जो होता है वो ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट कैसा है, ब्लू विट्रियोल, लेकिन जब इसमें आयरन ऐड कर दिया उसने आयरन सल्फेट को फॉर्म कर दिया जाकर के तब ये कहलाता है कौन सा, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, देखिए यानी हमारे ए वाला ऑप्शन का अगर हमारे डिकोड करते हैं वो नेम कौन सा आएगा, FeSO4। और ये कैसे कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। इसका मतलब अगर इसका हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वो कंडक्टिंग होगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है चिली और इंडियन सॉल्ट पीटर। अब देखिए ये कौन से कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए चिली सॉल्ट पीटर जो होता है वो होता है सोडियम नाइट्रेट और इंडियन सॉल्ट पीटर जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए ये दोनों भी आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये भी काफी इजीली करंट को कंडक्ट कर देंगे। अब देखिए अगर हम सी की बात कर लेते हैं, सी कौन सा है, एल्कोहल है। यानी कि एल्कोहल कोई भी एल्कोहल क्यों ना हो लेकिन वो करंट को इतना इफिशियंटली कंडक्ट नहीं करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कैसा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ROH ही तो होगा जाकर के, यानी R कौन सा पे ग्रुप होगा, नॉन पोलर ग्रुप होगा। इसका मतलब वो नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होगा। समझ में आ रही है आपको बात है। और हमारा डी का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है इसमें, पोटाश एलम। ठीक है, और पोटाश एलम कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये K पोटेशियम और एल्यूमिनियम का डबल सल्फेट सॉल्ट होता है करके है। समझ में आ रही है आपको बात है। इसका मतलब ये भी कैसा हुआ, कंडक्टिंग नेचर होगा, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी इन द ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि डाइक्लोरोबेंजीन के तीनों डेरिवेटिव्स जो हैं उनमें जो क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान डाइक्लोरोबेंजीन की बात कर लेते हैं तो ये एक क्लोरीन हो जाएगा, और अगर यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है तो ये कौन सा इसका डेरिवेटिव है, ऑर्थो वाला कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और अगला वाला यहाँ पर लगा है तो ये कौन सा कहलाएगा, मेटा कहलाएगा। ठीक है, और हमारे अगले वाले की बात कर लेते हैं, ये क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है और अगला वाला क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव कौन सा कहलाएगा, ये पैरा डेरिवेटिव कहलाएगा। समझ में आ गया आपको बात है। तो अगर मान लीजिए हम तीनों कंपेयर करते जा करके तो देखिए इस वाले में क्या होगा, अगर एंगल की हम लोग कंसिडर कर लेते तो एंगल कितना बनेगा करके, अबाउट कितना बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। इस वाले की अगर मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं तो ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा जा करके, अबाउट ये बनेगा जा करके 120 डिग्री। और वहीं अगर इस वाले की हम लोग बात कर लेते हैं ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मैं एंगल की बात क्यों कर रहे हैं, अब देखिए आप जैसे कि जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूला क्या होता है जा करके, Q × D। अब देखिए इसमें D की जो बात आ रही है जा करके, D यानी क्या, डिस्टेंस। अब देखिए इसमें सबसे कम डिस्टेंस किसमें क्लोरीन में सबसे कम जा करके, इस वाले में सबसे ज्यादा है और इस वाले में उससे भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें क्या, अगर ये हम लॉजिकली देखते हैं
देखिए क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ डेंसिटी खींचेगा जाकर के बेंजीन रिंग से, तो इसका मतलब ये ऊपर के लिए खींचेगा और ये क्लोरीन नीचे के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा ये ऊपर आपस में बैलेंस कर देगा। इसका मतलब जो पैरा आइसोमर जो होता है डाइक्लोरोबेंजीन का, उसके लिए जो म्यू की वैल्यू यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब सबसे कम किसकी हो जाएगी जाकर के, इसमें पैरा वाला डेरिवेटिव जो होता है उसकी सबसे कम हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात है? ठीक है। अच्छा अगर मान ली इस वाले की बात कर ले तो इन दोनों में अगर मान लिया कंपेयर किया जाएगा तो इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम सबसे ज्यादा इस वाले का होगा इस प्रकार से, उससे कम ये और उससे कम ये, यानी कि ऑर्थो देन मेटा एंड देन पैरा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, डी से मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है अगर आप हल्का से उनमें इम्प्रूव हो जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले 2 या फिर 3 दिनों में हम आपके लिए और ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे कुछ आपको वहाँ पर मिल ही जाएंगे जा करके, लेकिन इनसे क्या होगा, आपका रिविजन होता चलता है कि है ना। तो अगर आपको इसमें क्या बार बार पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बार बार उनको रिवाइज करने जरूरत नहीं है। आप ये छोटी सी वीडियो देख लिया कीजिए तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है? फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।